दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से पहली मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 39 में हुई। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम संजीव खड़खड़ी बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इस बदमाश पर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों से दूसरी मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 20 में हुई। यहां पुलिस मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश से तमंचा भी बरामद किया है। तो 2 मुठभेड़ हुई नोएडा में और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 39 में एक मुठभेड़ हुई और एक मुठभेड़ सेक्टर 20 में हुई। एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, वो रुका नहीं, भागा वहाँ से। SHO 39 थे वहाँ पर, उन्होंने उसका पीछा किया। उसके बाद ये जहाँ हम लोग खड़े हैं इस सर्विस रोड पे वो आया और उसके बाद इस न्यूज़ को फ्लैश किया गया। वो संदिग्ध भी लग रहा था। दोनों तरफ से घेराबंदी हुई है। घेराबंदी में ये अपने आप को घिरा देकर के, चूँकि इधर जंगल है, इसने पुलिस के ऊपर फायर किया। क्रॉस फायरिंग में वो घायल हुआ है। उसको हम लोगों ने तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे आतंकियों के नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। इसे लश्कर-ए-तैयबा का नार्को टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, जिसके जरिए आतंकियों तक पैसा पहुंचाया जाता था। एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉड्यूल को बच किया हमने। हंदवाड़ा पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 21 किलो हेरोइन जब्त की गई। 1 करोड़ 34 लाख रुपए नकद और नोट गिनने वाली एक मशीन भी आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई। 1 करोड़ 34 लाख रुपए की ये रकम 2000 और 500 के नोट में बरामद हुई। नोटों की इतनी गड्डियां दिखी कि रखने के लिए एक मेज भी छोटी दिखने लगी। टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। माना जा रहा है कि नशे के इसी कारोबार के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक पैसा पहुंचाया जा रहा था और हवाला के जरिए होने वाले इस लेन देन का कोई सुराग तक नहीं बचता था। लेकिन पुलिस ने आतंकियों के इस खेल से पर्दा उठा दिया, क्योंकि पुलिस ने दावा किया कि नार्को टेरर मॉड्यूल में शामिल लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन देश के युवाओं की रगों में जहर घोलने का काम भी इसी धंधे के जरिए किया जा रहा था। मतलब यह कि पाकिस्तान से हेरोइन पहले तस्करों तक पहुंचाई जाती थी, फिर तस्कर उसे देश भर में मौजूद नशे के धंधे से जुड़े कारोबारियों तक पहुंचाते थे और उससे होने वाली कमाई पाकिस्तान को जाने के बजाय जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक पहुंचाई जाती थी। अब तक नशे का कारोबार करने वालों और आतंकियों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला था, लेकिन यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों और तस्करों के बीच सीधा रिश्ता मिला हो। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ऑपरेशन को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये सारे गिरफ्तार किए गए लोग सारे पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स की धंधा में शामिल थे ये लोग सारे। यूपी के रामपुर में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने गो तस्करों की गाड़ी से एक बैल को भी बरामद किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग एक गाड़ी में कुछ जानवरों को लेकर जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि तभी गाड़ी में बैठे गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी, आप देख सकते हैं, पेड़ में टक्कर मारी और जब पुलिस ने इनको ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी। उसका नाम शेर जामा है, जिसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। साथ में उसके 2 साथी थे जो मौके से भागे। पुलिस ने चेस करके, कॉम्बिंग करके उन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। राजस्थान की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले जयपुर में बैठकों का दौर तेज हो गया। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर सकती है। खबर है कि कांग्रेस इतनी परेशान है कि खुद सोनिया गांधी ने दखल दिया और जयपुर में कांग्रेस नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिसमें शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट का काफिला होटल पहुंचा।
बैठक से पहले सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान में राज्यसभा की 2 सीटें जीतेगी। हमारे खुद के दम पर पर्याप्त बहुमत है, पर हमारे पास जो निर्दलीय विधायक है वो समर्थन में है, घटक दल हमारे साथ हैं। दूर दूर तक भाजपा के दूसरे उम्मीदवार की जीतने की गुंजाइश नहीं है। सचिन पायलट ने भले ही जीत का दावा किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलकर आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर के अंदर, कौन बेच रहा है, एडवांस देने की बात हो रही है, आप जिसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वो उस पर लगाए गए आरोपों को साबित करें। इस आरोप से जनता के बीच में भ्रम फैलाना और दूसरी अपनी जो असुरक्षा है उस असुरक्षा को फ्रस्ट्रेशन के रूप में इस तरीके से प्रकट करना, कोई प्रमाण है तो मुख्यमंत्री बताएं। इस बीच खबर आई कि जयपुर के होटल में होने वाली कांग्रेस की दूसरी बैठक का समय बदलकर रात 10 बजे कर दिया गया। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने वाले हैं, जिनमें 2 सीटों के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने पहले केवल राजेंद्र गहलोत को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने दूसरी सीट के लिए ओंकार सिंह लखावत को भी मैदान में उतार दिया और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की लड़ाई को रोचक बना दिया, क्योंकि 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जिनमें 6 विधायक पिछले साल बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा गहलोत सरकार को 12 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला है, जबकि बीजेपी के 72 विधायक हैं और उसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन हासिल है। चुनावी गणित के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत होती है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस की 2 सीटें जीतने की राह आसान लग रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के विधायकों या निर्दलीय विधायकों ने पाला बदला और कांग्रेस के लिए के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई तो बीजेपी 2 सीटें जीत सकती। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,607 नए मरीज बढ़े हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मरीज हैं। अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 97,648 हो गई है। यही नहीं, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 152 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,590 पहुंच गया है। राज्य में अब तक 46,078 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुंबई की जहां तक बात है तो यहां कोरोना के 54,085 मरीज हैं। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1,954 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो 1,418 नए मरीज सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू ने उन पर पोस्टर के जरिए वार किया। बिहार में चुनावी साल में एक बार फिर पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है और जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर भी ये लड़ाई जारी रखी, क्योंकि उसने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, जिसमें उनकी 73 संपत्तियों का जिक्र किया गया। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव समेत उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की तस्वीर भी दिखी, जिसके ठीक ऊपर संपत्ति, विरासत और धाग लिखा नजर आया। लालू परिवार का संपत्तिनामा शीर्षक वाले इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार करके ये संपत्ति कमाई। इतना ही नहीं, जेडीयू ने इसे आरजेडी के उस पोस्टर के बगल में लगाया जिसमें उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी गई थी। जेडीयू की ओर से लालू यादव पर हमला बोलते हुए पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक और पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ऊपर लिखा है लालू परिवार का संपत्तिनामा। मौका लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का था, लिहाजा जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया और उन पर जोरदार हमला किया। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा की आत्मा आज करा उठी होगी कि कैसे राजनीति में ऐसे लोग जन्म लिए बिहार में, जिन लोगों ने परिवार को भी नहीं बख्शा, राजनीति को भी नहीं बख्शा, समाज को भी नहीं बख्शा। जबकि आरजेडी ने जेडीयू के हमलों पर बेफिक्री दिखाई। कहावत है, चोर मचाए शोर, तो जितना शोर मचा ले, हाथी चले बाजार, बाकी भोंके हजार, इसकी परवाह हम लोगों को नहीं है। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यही वजह रही कि उन्होंने अपने 73वें जन्मदिन पर अस्पताल के वार्ड में ही केक काटा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 34,687 हो गई है। यही नहीं, दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है।
पिछले 24 घंटों में 65 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत हुई है और दिल्ली में मौत का आंकड़ा अब 1000 के पार हो गया है। रंग भेद के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान अब प्रदर्शनकारी पुरानी मूर्तियों पर गुस्सा उतार रहे हैं। बरसों पुरानी ये मूर्तियां उन लोगों की हैं जिन पर रंग भेद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता रहा है और इसी वजह से ये मूर्तियां प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गईं। मिनेसोटा में अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस की ऐतिहासिक मूर्ति को उखाड़कर नीचे गिरा दिया गया। मूर्ति को गिराने के बाद वहां मौजूद लोग जश्न मनाते नजर आए। बेल्जियम के एंटवर्प में भी प्रदर्शनकारियों के डर से किंग लियोपोल्ड की ऐतिहासिक मूर्ति को हटाना पड़ गया। वहां इस मूर्ति को मशीन की मदद से उखाड़कर म्यूजियम भिजवा दिया गया। किंग लियोपोल्ड ने अपने शासन के दौरान अफ्रीकी देश कॉन्गो पर कब्जा जमा लिया था। बताया जाता है कि उनके अत्याचार की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा अफ्रीकियों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की मूर्ति भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गई। लोगों ने उन्हें रंग भेद फैलाने का दोषी बताते हुए उनकी मूर्ति के नीचे नारे लिख दिए। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में कड़े फैसले ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों से राय मांगी है। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह मानते हैं कि दिल्ली में लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उसका असर पंजाब में भी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली से रोजाना 500 से 800 गाड़ियां पंजाब आ रही हैं। ऐसे में सरकार ये विचार कर रही है कि दिल्ली और अन्य राज्यों से पंजाब में आ रहे लोगों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पंजाब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की राय के बाद ही लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी कर दी। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी होने वाली रैंकिंग में बेंगलुरु के IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय आंका गया, जबकि टॉप यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में दिल्ली के JNU को दूसरा, यूपी में वाराणसी के BHU को तीसरा स्थान मिला। वहीं चेन्नई के IIT मद्रास को इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग में पहला, IIT दिल्ली को दूसरा और IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान मिला। बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली के एम्स ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा, जबकि PGI चंडीगढ़ को मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में दूसरे और तमिलनाडु में वेल्लोर के CMC को तीसरे स्थान पर रखा गया। इस बार मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों की रैंकिंग में IIM अहमदाबाद को पहली, IIM बेंगलुरु को दूसरी और IIM कोलकाता को तीसरी रैंक मिली। और सामान्य कॉलेजों की लिस्ट में दिल्ली के मिरांडा हाउस को पहला, दिल्ली के ही लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन को दूसरा और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को तीसरी रैंक हासिल की। एक वीडियो में अनुपम खेर के भाई उनके बाल काटते दिखाई दिए। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके भाई राजू खेर उनके बाल काटते दिखाई दिए। हो गया, जल्दी हो गया यार, तो जल्दी हो गया, जल्दी हो गया, तो नहीं होगा ना। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद केरल के कोट्टयम में होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए, लेकिन बहुत ही कम लोग वहां खाने के लिए पहुंचे। तो आदमी नहीं, इधर कोई फायदा नहीं, ये दुकान को कोई फायदा पैसा नहीं मिलेगा, आदमी को कोई काम नहीं, इसलिए आदमी नहीं इधर आया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी मांगी। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब वक्त कम बचा है। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश है कि कोरोना संकट में बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाने की तमाम विकल्पों पर चर्चा और विचार कर लिया जाए। दिल्ली के बुराड़ी में एक दिन पहले आई आंधी से एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मेरा जो छोटा बच्चा जो मेरा SR हो गया, यहाँ उस दीवार गिरने से दीवार से दब गया था। विद्युत जामवाल ने कूदते हुए पानी से भरे 2 बर्तनों को हवा में अपने पैरों से छूने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर कई लोगों ने उनकी तारीफ की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे सभी प्राइवेट अस्पतालों जहां कोरोना का इलाज होता है उन्हें यह आदेश दिया है कि वो कोरोना के नाम पर दूसरी बीमारियों के इलाज से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाज से पहले वो चाहे तो मरीज का कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर गांव वालों ने वहां के बीजेपी विधायक का विरोध किया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया,
जिसमें गांव वाले सिंगरौली जिले के विधायक रामलल्लू वैश्य से बहस करते नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो वहां के खमरिया गांव में हुए बीज वितरण के एक कार्यक्रम का है, जिसमें शामिल होने पहुंचे रामलल्लू वैश्य के सामने गांव वालों ने मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा उठा दिया। इस कार्यक्रम में पंचायत सचिव को भी आना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिससे गांव वाले और नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी विधायक से मनरेगा के तहत उन्हें मिलने वाले काम के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। सरपंच पति तो बता दे अपना कितना हम रोजगार गारंटी देनी, कितना अपना मनरेगा का है यार। नौबत यह आ गई कि रामलल्लू वैश्य को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि इससे पहले उन्होंने चुनाव में उन्हें मिले वोटों का हवाला देकर गांव वालों को चुप कराने की कोशिश की। 100% आपने वोट दिया क्या? नहीं, आप वोट मांगने अभी आने क्या? लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक का अंदाज बदला दिखा और उन्होंने भरोसा दिया कि वो गांव वालों की शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। सरपंच सेक्रेटरी को बुलाया गया था कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, पर सरपंच पति जरूर थे और गल्ला वितरण में साथ में थे। और मनरेगा का काम का प्रस्ताव यदि आता है तो उसको मंजूर कराएंगे। बिहार के सिवान में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि क्लीनर की मौत हो गई। बताया गया कि ट्रक में सीमेंट भरा हुआ था, जो बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से नेपाल में लंबे वक्त से लॉकडाउन लागू है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग काठमांडू की सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन के नियमों को दरकिनार करते हुए उन्होंने पुलिस के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार पर स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए काफी देर तक नारेबाजी की। 4, 5, 6, 7 हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती बरती और वाटर कैनन की मदद से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रदर्शन की कवरेज कर रहा एक मीडिया कर्मी भी वाटर कैनन की चपेट में आ गया और पानी की तेज धार से सड़क पर जा गिरा। पुलिस की सख्ती से कुछ प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए, लेकिन कुछ बीच सड़क पर डटे रहे। आखिरकार हालात सामान्य करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 3 साल का एक बच्चा नाली में गिर गया है। इसकी तलाश में फायर ब्रिगेड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं। बताया गया कि बच्चा नाले के पास ही अपने परिवार के साथ झुग्गी में रहता है और अपने भाई के साथ खेलते वक्त वो नाले में जा गिरा था, जिसके बाद से उसकी तलाश को तेज कर दिया गया है। बच्चे की तलाश में जुटी है एनडीआरएफ। मुंबई में नाले में गिरा है एक बच्चा। कोलकाता में नगर निगम के कर्मचारी सड़े गले शवों को लेकर जब शमशान पहुंचे तो लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने कोरोना मरीजों के शव होने का शक जताया और जैसे ही सड़े गले 14 शवों को लेकर नगर निगम की गाड़ी शमशान पहुंची, वहां स्थानीय लोग जुट गए और बवाल करने लगे। हंगामा कर रहे लोग कोरोना मरीजों के शव होने का शक जताते हुए सभी शवों को वापस ले जाने पर अड़ गए। काफी समझाने के बाद भी जब स्थानीय लोग नहीं माने तो नगर निगम को शवों को लेकर लौटना पड़ा। इस दौरान नगर निगम का एक कर्मचारी एक शव को घसीटकर गाड़ी में रखता नजर आया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और ममता सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में दलील दी गई है कि जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में सख्त लॉकडाउन लागू किया जाए। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन के नए विमान वाहक पोत पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। क्वीन एलिजाबेथ नाम का यह जहाज ब्रिटेन का नया विमान वाहक पोत है, जिस पर 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाएगी। और इसके लिए इस विमान वाहक पोत पर पहली बार लड़ाकू विमानों को लैंड और टेक ऑफ कराया गया। अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों ने इस जंगी जहाज से एक-एक कर उड़ान भरी। अभ्यास के दौरान एक F-35 विमान वाहक पोत पर हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतरता नजर आया। इस दौरान ये विमान हवा में एक ही जगह पर काफी देर तक मंडराता रहा। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, यानी इसे उतरने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये हेलीकॉप्टर की तरह छोटी सी जगह पर उतर सकता है।
यूपी के मथुरा में गहनों के एक शोरूम में आग लग गई। बताया गया कि शोरूम में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इसके बाद दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी और थोड़ी देर में आग ने इस पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और गहनों के शोरूम में लगी आग को बुझाया। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उस समय दुकान में 3 लोग मौजूद थे। एक तो जो दुकान के मालिक हैं उनके 2 बेटे और उनके एक सर्वेंट वहाँ पर मौजूद थे। किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो पाई है, ना कि जन और धन किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो पाई है। आईआईटी गांधीनगर के 2 प्रोफेसरों ने सीवर के पानी की जांच से किसी इलाके में कोरोना वायरस की मौजूदगी पता चलने का दावा किया। बताया गया कि आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष कुमार और प्रोफेसर अरविंद पटेल ने अलग अलग इलाकों से सीवर का पानी लेकर उनकी जांच की और दावा किया कि इस जांच में किस इलाके में कोरोना वायरस के फैलने की स्थिति क्या है ये पता चला। ये दावा भी किया गया कि अगर किसी इलाके में कोरोना के मरीज नहीं हैं और वहां के सीवर के पानी की जांच की जाए तो बिना टेस्ट किए ये पता चल सकता है कि उस इलाके में एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज हैं या नहीं। हमें समय मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारा शहर या कम्युनिटी या एक कॉलोनी समझ लीजिए, अगर एक कॉलोनी में वेस्ट वाटर है और हम रोज जांचते हैं या सप्ताह में भी 2 बार जांचते हैं तो हमें पता चल सकता है कि पिछले सप्ताह का कंडीशन कैसा था और इस सप्ताह की कंडीशन कैसी थी। सौरव गांगुली ने इस साल खाली स्टेडियम में आईपीएल करवाने के संकेत दिए। खबर है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस साल खाली स्टेडियम में आईपीएल करवाने के संकेत दिए हैं। गांगुली ने राज्यों के क्रिकेट संघों को एक खत लिखा और साफ किया कि बीसीसीआई इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पास पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य की पुलिस ने अब तक इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। केरल में सबरीमला मंदिर को 14 जून से पूजा के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वहां श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के एक शेल्टर होम में 35 बच्चों को कोरोना वायरस होने पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा। लद्दाख मामले पर किए गए राहुल गांधी के ट्वीट पर सेना के 70 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों ने एक खत लिखकर अपनी नाराजगी जताई। इन रिटायर्ड अधिकारियों ने चीन पर राहुल के बयान से सेना का मनोबल गिरने की बात कही। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में कई दुकानों में अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता भी नहीं चल पाया है, लेकिन इस आग ने कुछ ही देर में करीब 15 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि धुएं का गुबार इलाके में फैल गया। ये आग उस वक्त लगी जब बाजार बंद था। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद दमकल कर्मी भी वहां पहुंच गए और काफी कोशिश के बाद इस आग को बुझाया गया। आग कंट्रोल में है, 10 या 15 दुकानों को लगी है। दिल्ली की इंद्रलोक पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस वालों से मारपीट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एक आदमी मारपीट और लूट की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट और लूट के आरोपियों को चौकी पर बुलाया। लेकिन डंडों से लैस आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। पुलिस चौकी में घुसकर अचानक किए गए इस हमले से वहां पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, मगर उन्होंने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए। एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और 3 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इस मारपीट से पहले 2 लड़के पिस्तौल लेकर तेजी से पुलिस चौकी में दाखिल होते दिखे। इस दौरान वहां पर एक पुलिस वाला भी दिखाई दिया। बताया गया कि दोनों लड़के फायरिंग करके फौरन वहां से भागने लगे तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले पीछे भागे, मगर चौकी के गेट पर पहले से ही मौजूद आरोपियों के साथियों ने हमला बोल दिया। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने कल पाकिस्तान की कई चौकियों को बर्बाद कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने पुंछ के मेढर और मनकोट सेक्टर में गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। फ्रांस में 3 महीने के बाद समंदर के किनारों को लोगों के लिए खोला गया, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग वहां काइट सर्फिंग के लिए पहुंच गए। कोरोना से जूझने के बाद अब फ्रांस में हालात पहले से बेहतर हुए।
जिसके बाद समंदर के किनारों को भी लोगों के लिए खोल दिया गया। पाबंदी हटते ही बड़ी तादाद में लोग वहां लहरों की सवारी करने के लिए पहुंच गए। काफी वक्त से शांत पड़े समुद्र तट पर चहल पहल भी दिखी। वहां कई लोग लहरों में मस्ती करते नजर आए। मौका मिलते ही कुछ लोग तो गहरे समंदर में पहुंच गए। लहरों की सवारी कर रहा एक आदमी तो खतरनाक स्टंट करता नजर आया। दक्षिणी फ्रांस की ये जगह काइट सर्फिंग जैसे खेलों के लिए मशहूर है, जहां पाबंदी हटने के बाद दोबारा थोड़ी रौनक नजर आई। गुजरात के अमरेली में बीते 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश की वजह से वहां के कई रास्ते भी पानी में डूब गए। भारी बारिश के बाद कई रास्तों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। जिन रास्तों को लोग बिना किसी परेशानी के पार किया करते थे, पानी के तेज बहाव में उन पर पैर रखना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि पिछले 5 दिनों से वहां के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी की वजह से कुछ नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम वहां का दौरा करने पहुंची। इस अस्पताल में सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है, जिसका एक वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अस्पताल की व्यवस्था देखने पहुंची। वायरल हुए वीडियो में अस्पताल के वार्ड में मरीजों के साथ ही शव भी दिखाई दिया था। दावा किया गया कि काफी देर तक अस्पताल के कर्मचारियों ने इस शव को नहीं हटाया और वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच ही ये शव पड़ा रहा। इस वीडियो को वार्ड में भर्ती एक मरीज ने ही मोबाइल पर रिकॉर्ड करने के बाद वायरल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल के हालात का जायजा लेने एनएचआरसी की पूरी टीम एलएनजेपी अस्पताल पहुंची। हमारा काम किसी की गलती निकालना नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपने स्तर पर जो सहयोग कर सकता है, अगर कुछ किसी प्रकार की त्रुटि है और हमारे इस विजिट से वो दूर हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सफाई दी। अगर किसी की डेथ होती है तो बहुत दुखद है, उसको ठीक से रैप करके, और ये वार्ड में ही रैप करना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसको ओपन में ले जा नहीं सकते हैं। हरियाणा के रोहतक में मामूली विवाद पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सेना के एक पूर्व जवान और उसके गांव के एक आदमी के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद सेना का पूर्व जवान बंदूक लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया, जहां वो बाहर ही खड़ा था। इसके बाद उसने फायरिंग कर दी, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भागते दिखाई दिए। हत्या करने के बाद आरोपी वहां से भागने की बजाय काफी देर तक बंदूक लहराता नजर आया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमारी टीम ऐसे तो उसमें सारे लग रहे हैं, उसमें तुरंत जल्दी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे। पंजाब पुलिस ने कश्मीर तक हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पंजाब के पठानकोट से पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले हैं। पुलिस ने आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद करने का भी दावा किया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बल पर हमले के लिए हथियार पहुंचाने की फिराक में थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई को कोरोना हो गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या करीब 1,20,000 के पार पहुंच गई। शिक्षा मंत्रालय ने देश के टॉप 10 शिक्षा संस्थानों की एक सूची जारी की, जिसमें आईआईटी मद्रास पहले, जबकि बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे और आईआईटी दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक हाथी की मौत के बाद 17 हाथियों के एक झुंड ने शव को घेर लिया, जिसकी वजह से वन विभाग को मारे गए हाथी का अंतिम संस्कार करने में परेशानी हुई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कोरोना वायरस से बीमार एक पुलिस इंस्पेक्टर की रिटायरमेंट से 1 महीने पहले मौत हो गई। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राज्य सरकार ने पंकज त्रिपाठी को यह प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने मान लिया। यूपी के जौनपुर में 2 गांव के बीच जमकर पथराव हुआ। आरोप है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव की महिलाओं पर फप्तियां कसते थे, जिसको लेकर दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गांव के बीच नदी है। ऐसे में गांव वाले नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में लगभग 3 महीने के लॉकडाउन के बाद बाजार खुल गए। ब्राजील में कोरोना वायरस से सबसे बुरा हाल साओ पाउलो शहर का ही हुआ। ब्राजील में कोरोना से मरने वाले करीब 40,000 लोगों में लगभग 10,000 अकेले साओ पाउलो में।
लेकिन इसके बावजूद वहां के साओ पाउलो शहर में दुकानों के शटर खुल गए। हालांकि दुकानों को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही ये नियम भी बनाया गया कि दुकान में एक साथ ज्यादा ग्राहक न घुसें। लेकिन प्रशासन के इन नियमों को लागू करवाने के लिए बाजार में कोई अधिकारी नजर नहीं आया। दुकानें खुली तो उनके बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। थैले भर भर कर लोगों ने खरीदारी की। कोरोना के खतरे के बावजूद बाजार में काफी लोग दिखे। हालांकि दुकानदार सावधानी बरतते नजर आए। उन्होंने अपने ग्राहकों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए और उनका तापमान भी मापा। साथ ही अपना चेहरा फेस शील्ड से ढका भी। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानों के बाहर चेन ही लगा दी ताकि ग्राहक उससे आगे ही न बढ़ पाएं। Então eu sei que o inimigo é invisível. मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है और आइए हम नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर।